रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिज़ाइन कर दिया है और जिसके चलते इंडिया की जुडिशरी इस समय एक बहुत सीरियस टेस्ट फेस कर रही है। तो वेलकम टू लेक्स जंक्शन और हम इस वीडियो के थ्रू इस केस के फैक्ट्स, बैकग्राउंड और सभी लीगल क्वेश्चंस समझने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोवर्सी शुरू होती है 14 मार्च 2025 जब न्यू दिल्ली में जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस पर फायर इंसिडेंट हुआ। फायर फाइटर्स जब सिचुएशन हैंडल कर रहे थे तब एलिजिडली उन्होंने वहां सैक्स ऑफ अनअकाउंटेड कैश डिस्कवर किए और ये डिस्कवरी तुरंत ही एक मेजर स्कैंडल बन गई, रेजिंग सीरियस क्वेश्चंस अबाउट जुडिशियल इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जस्टिस वर्मा ने इन सभी एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई किया। उनका कहना था ना उन्हें और ना ही उनके किसी स्टाफ को इतनी लार्ज क्वांटिटी में कैश के बारे में कोई नॉलेज थी। इसके बाद देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तुरंत एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जुडिशियल ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया। 22 मार्च 2025 को एक 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें शामिल थे जस्टिस शील नागू, जस्टिस GS सांधवालिया एंड जस्टिस अनुसेवा रमन। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी पर्सोनल तक का डिटेल रिकॉर्ड भी मांगा जो पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा के रेसिडेंस पर पोस्टेड थे। तो ये शो करता है कि इन्वेस्टिगेशन कितनी सीरियसली ली जा रही थी। इन सभी के बीच फायर इंसिडेंट के वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। तो कुछ विजुअल्स में तो एलिजिडली बर्निंग करेंसी नोट्स भी दिखाई दिए जिससे पब्लिक आउटरीच और बढ़ गया। मई 2025 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में प्रिमा फेशी एविडेंस ऑफ मिसकॉन्डक्ट पाया गया। इसके बाद CJ संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को सजेस्ट किया कि वे वॉलंटरली रिजाइन कर दें ताकि जुडिशरी की डिग्निटी मेंटेन रहे, क्योंकि पास्ट में वे जजेस ने ऐसी सिचुएशंस में रिजाइन किया है। लेकिन शुरुआत में जस्टिस वर्मा ने रिजाइन करने से मना कर दिया। रिजल्टेंटली 9 मई 2025 CJI ने कमेटी रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा का रिस्पॉन्स फॉरवर्ड किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, रेकमेंडिंग इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स। यहाँ से केस जुडिशरी के इंटरनल मैकेनिज्म से निकलकर कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डोमेन में एंटर हो गया। लेकिन अब आता है कहानी में एक मेजर ट्विस्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा ने आखिरकार 10 अप्रैल 2026 को अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया और इस रेजिग्नेशन का एक इम्पॉर्टेंट लीगल इफेक्ट है। इम्पीचमेंट प्रोसेस इफेक्टिवली इनफ्रक्चुअस हो जाता है, यानी कि जब जज अपने पद पर ही नहीं तो रिमूवल प्रोसीडिंग्स आगे कंटिन्यू नहीं की जाती। सिंपल वर्ड्स में नो पोस्ट नो रिमूवल प्रोसेस। हालांकि रेजिग्नेशन का मतलब ये नहीं है कि एलिगेशंस खत्म हो गए, यह सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। जस्टिस वर्मा ने इंक्वायरी और प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था, लेकिन उनकी पिटीशंस डिसमिस हो गए। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस की। कॉन्सेप्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 124 क्लॉज 4, 217 और 218 के अनुसार किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को केवल 2 ग्राउंड्स पर रिमूव किया जा सकता है। नंबर 1 प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड सेकेंड इनकैपेसिटी। और ये प्रोसेस कोई 1 डे प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोसेस इंटेंशनली बहुत स्ट्रिक्ट है। पार्लियामेंट में मोशन इंट्रोड्यूस होता है, देन इंक्वायरी कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है और फाइनल ऑर्डर आता है प्रेसिडेंट के पास और फिर वहाँ से प्रेसिडेंट क्या है उस ऑर्डर को पास करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म ये इंश्योर करता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी सेफ रहे और अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन हो। अल्टीमेटली ये केस सिर्फ एक जज का नहीं है, ये एक टेस्ट है कि इंडियन जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी का। तो क्वेश्चन ये है, क्या रेजिग्नेशन अकाउंटेबिलिटी का सब्स्टिट्यूट बन सकता है या फिर सिस्टम को ऐसे केसेस में स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो बाय बाय।